हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है? इट इज़ ए कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ए कार्डियक मसल, चाहे वो एट्रियम की हो चाहे वो वेंट्रिकल की हो। तो एट्रिया और वेंट्रिकल क्या होते हैं? हार्ट के चैम्बर होते हैं। जो अपर वाले 2 चैम्बर होते हैं उनको एट्रियम बोलते हैं, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये क्या कार्डियक साइकिल क्या होती है? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल। इसी को हम ये भी कह सकते हैं, इस डेफिनेशन को हम ऐसा भी कह सकते हैं, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इवेंट्स दैट अकर्स बिटवीन 2 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट से लेकर दूसरी हार्ट बीट तक जो हार्ट की एक मसल में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इवेंट जो होते हैं उसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में क्या होता है? कार्डियक साइकिल का क्या मतलब है? हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन होके फिर ब्लड आता है, तो मतलब कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कितने टाइम रिलैक्सेशन होता है, ऐसा सब कुछ हम देखेंगे इसके बारे में। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बारे में, तो हार्ट में किसी चीज़ का कोई इनिशिएशन करवाने के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो हार्ट में एक कार्डियक साइकिल यानी कॉन्ट्रैक्शन, अगर हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है तो हम जानते हैं कि किसी मसल की कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक एक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, एक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो वो एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है? कोई स्टिमुलस जनरेट करता है अपने पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं पर, जहाँ भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। लेकिन कार्डियक मसल में क्या होता है? ऐसे नोड पाया जाता है, एक नोडल फाइबर होते हैं, 2 नोडल फाइबर होते हैं कार्डियक मसल में। दोनों का नाम है एसी नोड और दूसरे का नाम होता है एबी नोड। ऐसे नोड क्या होता है कि जो हमारा राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे ऐसे नोड की पोजीशन है। पोजीशन क्या है? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ये इसकी पोजीशन है। अब इसकी क्या होती है? इसमें खुद की कैपेसिटी होती है कि ये इस खुद मतलब कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा सकती है। तो इसीलिए हम हार्ट मसल को कहते हैं कि हार्ट मसल ऑटो रिदमिक होती है, कि अपना जो कॉन्ट्रैक्शन है वो खुद ही स्टार्ट कर सकती है। और एवी नोड की जो इसकी जो मैक्सिमम वो कैपेसिटी होती है 70 to 75 बीट्स पर मिनट होती है, यानी कि जो हार्ट रेट है वो 70 to 75 होगी पर मिनट। और एवी नोड क्या होता है? एवी नोड की पोजीशन होती है लोअर साइड में होती है और राइट एट्रियम के इंफीरियर साइड में, लेफ्ट, यानी कि ये क्या हो गया? लेफ्ट कॉर्नर ऑफ इंफीरियर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। अब क्या होता है कि इसकी जो इम्पल्स की लिमिट होती है वो 60 to 65 बीट्स पर मिनट होती है। तो ये हो गई हमारी नोडल फाइबर। अब क्या करते हैं कि ये नोडल फाइबर जब ऐसे नोड क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करता है। तो इम्पल्स जनरेट होके हमारे कहाँ पे? इस पूरे एट्रिया में फैल जाते हैं। तो हमारी क्या होती है? एट्रिया एक साथ अब क्या होते हैं? इम्पल्स यहाँ से फैलने चालू होती है, पूरी एट्रिया में फैल जाते हैं। तो हार्ट मसल में गैप जंक्शन पाए जाते हैं, जिसके कारण जो इम्पल्स फास्ट स्प्रीड होता है, और जो हार्ट इतनी फास्ट स्प्रीड होता है कि जो हार्ट मसल की दोनों राइट एट्रियम में एक ही टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करती है, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में फाइब्रस डिस्क ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो इम्पल्स को एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने से रोकती है। यानी कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में फाइब्रस डिस्क होती है।
जो इम्पल्स को एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने से रोकती है। अब हम कार्डियक साइकिल के इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम हम यूज करते हैं सिस्टोल, और जब रिलैक्स करते हैं हार्ट चैम्बर अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसको कहते हैं सिस्टोल, और हार्ट चैम्बर अगर रिलैक्स करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डायलेट। तो अगर हम एट्रिया अगर ये कहें कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। अगर एट्रिया रिलैक्स कर रही है तो क्या कहेंगे, एट्रियल डायस्टोल। वैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। कार्डियक साइकिल, जो पूरी कार्डियक साइकिल होती है, एक हार्ट बीट से लेकर दूसरी हार्ट बीट का जो पूरा ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 0.8 सेकेंड का। अब इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ से देखें, एक तरह से ओवरव्यू देखें इसका ऊपर, अब क्या है कि यहाँ से अगर एट्रिया सिस्टोल कितने समय तक करती है, 0.1 सेकेंड के लिए। अभी ऐसे ही देख लो, अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। 0.1 सेकेंड के लिए क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। 0.1 सेकेंड के बाद फिर क्या होगा, जो वेंट्रिकल है 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा। नेक्स्ट इधर के लिए ये जो बता रहा हूँ ये है अपना वेंट्रिकल के लिए, और ये वाला है एट्रिया सिस्टोल के लिए। और फिर जो बचा है 0.1 हो गया, 0.3 बचा कितना है, 0.4 सेकेंड। इसमें एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ रिलैक्स, यानी कि बोथ इन डायस्टोलिक फेज। अब इसको समझते हैं क्या होता है। तो क्या होता है कि हम इसको कार्डियक साइकिल को यहाँ से स्टार्ट, अगर हम साइकिल को यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारा वेंट्रिकल डायस्टोलिक फेज में है। वेंट्रिकल भी डायस्टोलिक फेज में, एट्रिया भी डायस्टोलिक फेज में है। तो डायस्टोलिक मतलब फैला हुआ, वेंट्रिकल भी फैला हुआ भी है, एट्रिया भी फैला हुआ। जब वेंट्रिकल फैला हुआ होगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होने के कारण ये वाल्व खुले होंगे। तो जो ब्लड इसमें होगा एट्रिया में, पहले से इकट्ठा जो ब्लड होगा वो पूरा ब्लड इसमें आ जाएगा। तो शुरुआत में 60% जो ब्लड है तुरंत आ जाता है, और 20% ब्लड धीमे धीमे आता है। तो 80% ब्लड बिना एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन के ही आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो ये डायस्टोलिक फेज है इसमें क्या होता है, 80%। अगर हम इसको ऐसे देखें तो इसमें क्या होता है, 80% वेंट्रिकल, 80% ब्लड इज फिल्ड इन वेंट्रिकल। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मसल, जो कार्डियक मसल है वो तो डायलेट है, डायस्टोलिक स्टेज में है दोनों। तो एनर्जी, डायस्टोलिक का मतलब जिसमें एनर्जी ना लगी हो। जब डायस्टोलिक फेज में है तो हम ये कह सकते हैं कि 80% जो ब्लड है एट्रिया से वेंट्रिकल में पैसिवली आता है। जहाँ पे एनर्जी यूज ना हो वहाँ पे हम कहेंगे पैसिवली, PASSIVELE। तो हम कहेंगे 80% ब्लड है वेंट्रिकल में पैसिवली आया। अब क्या होगा, जब 80% यहाँ तक 80% वेंट्रिकल ब्लड से भर गया, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वेंट्रिकल तो यहाँ तक रिलैक्स आई, तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो 20% जो रिमेनिंग 20% ब्लड है, रिमेनिंग 20% ब्लड गोज टू वेंट्रिकल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जब दोनों नॉर्मल डायस्टोलिक फेज में होता है तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में क्या होता है,
80% ब्लड चला जाता है, लेकिन जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो बचा हुआ 20% ब्लड है वो जाता है। फिर क्या होता है कि अब क्या होगा कि जो एट्रिया है, ये जो पीरियड है 0.1 सेकेंड तक एट्रिया सिस्टोलिक पीरियड में रहती है, और जो बची हुई पूरी साइकिल है मतलब 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल होती है, तो 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया सिस्टोलिक स्टेज में रहेगी, तो 0.7 सेकेंड तक एट्रिया डायस्टोलिक फेज में रहेगी। तो हम यहाँ पे टाइम अगर लिखें तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, और यहाँ पे लिखें एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रियल डाय। अब यहाँ पे एट्रिया कैसी है अपनी डायस्टोलिक पीरियड में है, लेकिन वेंट्रिकल क्या है इतने से यहाँ तक, यानी कि 0.4 सेकेंड 0.3 सेकेंड 0.3 सेकेंड तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एट्रिया तो क्या है, एट्रिया तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके ख़त्म कर चुकी, यानी यहाँ पर रिलैक्स हो गई, यहाँ पे एट्रिया रिलैक्स हो गई। जब वेंट्रिकल अपने कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो वाल्व हैं ये पीछे की तरफ एकदम क्लोज होंगे। जैसे ही पीछे की तरफ क्लोज होंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है, एट्रियम 0.1 सेकेंड के बाद अब अपनी डायस्टोलिक पीरियड में आ गई, यानी डायस्टोलिक मतलब फैल गई। अब राइट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाल्व क्या है पीछे की तरफ एकदम तुरंत बंद होंगे, ताकि जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में दोबारा बैक फ्लो ना कर जाए, क्योंकि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट था तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तब तो वाल्व खुले होते हैं ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में लाने के लिए। लेकिन जब राइट वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम होता है, तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होता है वैसे ही तुरंत वाल्व एकदम प्रेस, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो वाल्व एकदम तुरंत बंद हो जाते हैं, और जैसे ही वाल्व बंद होते हैं तो हमको फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड हमको क्यों सुनाई देती है, इन वाल्व का नाम क्या है, एवी वाल्व। ड्यू टू क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व वी कैन हियर फर्स्ट हार्ट साउंड ऑफ द हार्ट। तो जब एट्रिया की वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होता है तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एवी फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है, फर्स्ट जिसकी आवाज़ आती है लब टाइप की, ऐसे हार्ट कंट्रैक्ट करता है ना, लबडब लबडब लबडब, तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो लब टाइप की होती है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड एट्रियल सिस्टोल के अंत में और वेंट्रिकल सिस्टोल के शुरुआत में फर्स्ट हार्ट साउंड आती है। अब ये समझ गए। अब क्या किया, वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड मैंने बताया था कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अपना ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये पल्मोनरी ट्रंक, क्योंकि जो ये ब्लड आ रहा है ना पूरी बॉडी से वेन आ रहा है, पूरी बॉडी से अपर पार्ट की बॉडी से ब्लड कहाँ से आ रहा है, किससे आएगा, सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आएगा, और जो इन्फीरियर पार्ट है उनसे राइट एट्रियम में ब्लड इन्फीरियर वेना कावा से आता है। तो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा लोअर और अपर पार्ट से ब्लड को ड्रेन करके राइट एट्रियम में लाती हैं। अब ये वेन्स मतलब बॉडी टिश्यू से ब्लड को लाई हैं तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन क्वांटिटी कम है, तो अब हमें पहले बॉडी में दोबारा डिलीवर करने के लिए इसमें ऑक्सीजन मिलानी है। तो राइट वेंट्रिकल जब ये ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक, और पल्मोनरी ट्रंक दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पल्मोनरी आर्टरी, दो पल्मोनरी आर्टरी होंगी, हर ईच पल्मोनरी आर्टरी विल गो टू लंग, हर पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, अपने लंग के पास जाएगी।
लंग के पास क्या होगा, गैस का एक्सचेंज मूवमेंट होगा, यानी O2 इसमें ब्लड में मिल जाएगी और CO2 लंग में वापस चली जाएगी। तो O2 जब मिल जाएगी तो फिर लंग से जो ब्लड है वो दोबारा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लाने के लिए दो पल्मोनरी वेन होती हैं हर एक लंग से। तो 2 राइट लंग से पल्मोनरी वेन, मतलब 2 राइट लंग से पल्मोनरी वेन, 2 लेफ्ट लंग से पल्मोनरी वेन, ये पीछे जाके लेफ्ट एट्रियम में खुलती हैं। लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियर सरफेस पे पल्मोनरी वेन खुलती हैं। तो उससे ब्लड हमारा आएगा लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या है, ये अंदर से ही अयोटा इसमें लगा होता है, तो अयोटा में जाएगा, अयोटा से अलग अलग ब्रांचों से बॉडी टिश्यू तक पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह से हमारी बॉडी के टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है। तो हम कहाँ पे थे कि वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर ये वाला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच भी वॉल्व होते हैं। हमने बताया था आपको कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में जो वाल्व होते हैं उनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये सेमी ल्यूनर वॉल्व या पल्मोनरी वॉल्व भी बोल सकते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में जो वाल्व होते हैं उनको हम अयोटिक वॉल्व या उनको भी सेमी ल्यूनर वॉल्व बोल सकते हैं। तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये तो बंद ही हो गए थे, अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, ये वाले वाल्व जो एवी वाल्व हैं ये तो बंद होंगे क्योंकि ब्लड है बैक फ्लो ना करे राइट एट्रियम में। लेकिन जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या करे, तो जो सेमी ल्यूनर वाल्व हैं, जो पल्मोनरी ट्रंक के वाल्व हैं, ये ओपन हो जाएंगे ताकि ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में चला जाए। तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाते हैं और ये ब्लड इसमें चला जाता है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 0.3 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया राइट वेंट्रिकल ने। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो अयोर्टिक वाल्व ओपन हो जाएंगे। तो अगर राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब यहाँ पे क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल का ये 0.3 सेकंड के बाद राइट वेंट्रिकल का डायस्टोलिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। डायस्टोलिक मतलब अब वो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, अब वो फैलेगा। नॉर्मल जैसे ऐसा था हार्ट, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब वो फैलेगा। तो जैसे ही वो फैलेगा राइट वेंट्रिकल डायस्टोलिक रिलैक्स होगा। तो जैसे ही रिलैक्स होगा तो यहाँ का प्रेशर क्या है, कोई चीज़ का जब साइज बढ़ जाता है, जैसे कोई चीज़ इतने में हो और फिर वही चीज़ उतने थोड़ी ज़्यादा स्पेस में हो जाए तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा। इतने में प्रेशर ज़्यादा होगा और इतने में प्रेशर कम होगा। बॉयल्स लॉ है, PV इक्वल्स कांस्टेंट या प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो राइट वेंट्रिकल हमारा क्या होगा, जब हमारा राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होना चालू हुआ, रिलैक्स होना चालू किया तो धीमे धीमे क्या है कि हमारा ये यहाँ का प्रेशर, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होगा तो क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल का जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये जो ब्लड है ये बैक फ्लो करने के लिए तुरंत एकदम वापस आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो पल्मोनरी वाल्व या अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो आयोटिक वाल्व होंगे। जब ब्लड बैक फ्लो करके आएगा तो ये वाल्व ऐसे होते हैं तो ये बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे वाल्व हैं तो ब्लड अगर बैक फ्लो करके आएगा तो ये क्लोज हो जाएंगे। तो जैसे ही क्लोज होंगे, जैसे ही हमारी ये वाल्व क्लोज होंगी तो हमको सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी जो होगी डब टाइप की, लब डब। तो सेकेंड हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड S1, फर्स्ट हार्ट साउंड को हम कहते हैं S1। और यहाँ पे जब वेंट्रिकल डायस्टोल मतलब कि रिलैक्स होना स्टार्ट करेगा तो हमको सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी। तो यहाँ पे हमें सुनाई देती है सेकेंड हार्ट साउंड, इसको बोलते हैं S2। इसकी जो साउंड होती है डब टाइप की होती है। तो हम देख रहे हैं जो वाल्व होते हैं वो प्रेशर के कारण खुलते हैं। जैसे राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ये वाल्व रिलैक्स हो जाएंगे, ये वाल्व है रिलैक्स मतलब कि खुल जाएंगे। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये वाल्व बंद हो जाएंगे। तो फर्स्ट मुझे हार्ट साउंड सुनाई देगी, यानी अगर
उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जाना हो तो ब्लड खुल जाएंगे, और उसकी डायरेक्शन में जाना हो तो वाल्व खुल जाएंगे। उल्टी डायरेक्शन में वाल्व बंद हो जाएंगे और उसकी डायरेक्शन में वाल्व ओपन हो जाएंगे। तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमारे पल्मोनरी वाल्व या सेमिल्यूनर वाल्व खुल गए थे। अब जब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स किया था तो ब्लड बैक फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा। तो ये जब बैक फ्लो ब्लड होगा तो यहाँ पे जो वाल्व हैं वो क्लोज हो जाएंगे, और जब ये डायस्टोल करेगा तो ये यहाँ का प्रेशर डिक्रीज होने के कारण यहाँ का ज़्यादा होता है, यहाँ का कम होता है, तो ये वाल्व खुल जाएंगे। तो इस तरह से हमारी प्रोसेस चलती है। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड इसमें जाएगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वाल्व बंद होंगे, ये ओपन होंगे। जब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा ये जो वाल्व होंगे ये बंद होंगे और ये खुल जाएंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी कार्डियक साइकिल चलती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर नॉर्मली अगर ये कहा जाए कि अगर हमारा राइट एट्रियम में वो मतलब कि पोटेंसी ख़त्म हो जाए, कि राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना बंद हो जाए, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट ही ना करें, तो आपको क्या लगता है कि जो पर्सन होगा उसको कोई प्रॉब्लम महसूस होगी या नहीं होगी? तो देखो, जब राइट एट्रियम सिस्टोल मतलब डायस्टोलिक रिलैक्स फेज में जब दोनों होते हैं, डायस्टोलिक फेज में होते हैं, तो जब डायस्टोलिक फेज में जब एट्रिया भी रिलैक्स कर रहा होता है, राइट वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा होता है, तब क्या होता है कि जो 80% ब्लड है वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे, 80% ब्लड वेंट्रिकल में अपने आप फिल होगा। 80% फेल हो रहा है, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने पर 20% ब्लड इसमें जा रहा है। तो क्या होता है कि हार्ट में कैपेसिटी होती है कि 4 से 5 गुना तक ब्लड पंप कर सकता है एक्स्ट्रा पर मिनट। तो 20% अगर नहीं भी करता है तो वो अपनी थोड़ी कैपेसिटी बढ़ा देगा, तो मतलब कि ब्लड उतना पंप होता रहेगा जितना कि बॉडी को नीड है, तो पर्सन को कोई प्रॉब्लम सफ़र नहीं होगी। तो ये हमारा हो गया पूरा कार्डियक साइकिल का। अब यहाँ पे जब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, ये वाल्व बंद होते हैं, तो उसी समय में ये जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड राइट एट्रियम में आता रहता है। तब तक राइट एट्रियम फिल हो जाता है, इतने पीरियड में राइट एट्रियम पूरा फिल हो जाता है। तो ये हमारा था कार्डियक साइकिल के बारे में। तो अगर कुछ वॉल्यूम होते हैं इसके कि किसको, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये इरेज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो एक जॉइंट स्टूल टाइम नाम का शब्द आता है। जॉइंट स्टूल क्या होता है वो भूल गए थे, सॉरी, उसके लिए ये मैं बता रहा हूँ। जॉइंट स्टूल क्या होता है? जॉइंट स्टूल वह पीरियड है जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो अब जब हमने कार्डियक साइकिल अभी बनाई थी तो यहाँ पे जो हमने टाइम मिल रहा था 0.4 सेकेंड का, यहाँ पे क्या कर रहे थे, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्सिंग स्टेट में थे, यानी डायस्टोलिक फेज में थे। तो यही जो पीरियड होता है इसी को कहते हैं जॉइंट स्टूल। ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, जॉइंट स्टूल क्या होता है? द पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल व्हेन बोथ चैम्बर्स, कौन कौन से, एट्रियम और वेंट्रिकल, वो दोनों तरफ का कोई सा भी हो सकता है, एट्रियम राइट वाला या लेफ्ट वाला। तो व्हेन बोथ चैम्बर्स, एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर इन
डायस्टोलिक, डायस्टोलिक का मतलब रिलैक्सिंग फेज होता है, डायस्टोलिक फेज। तो जॉइंट स्टोल क्या होता है? द पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल व्हेन बोथ चैम्बर्स एट्रियम और वेंट्रिकल क्या डायस्टोलिक फेज में होते हैं। तो वो टाइम हमने देखा था कितना होता है, 0.4 सेकेंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वॉल्यूम में बात करें तो पहला हमारा आएगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, EDV, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या इसका फुल फॉर्म है? E फॉर एंड, D फॉर डायस्टोलिक, V फॉर वॉल्यूम। नाम से पता है, एंड मीन्स बाद में, एंड मतलब किसी चीज़ की एंडिंग हो जाए। डायस्टोलिक मतलब डायस्टोल, मतलब कि डायस्टोलिक जो पीरियड है वो एंड हो जाए, उसके बाद कितना वॉल्यूम होगा। तो वेंट्रिकल की अगर हम बात करें तो वेंट्रिकल में क्या होगा कि इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है। तो वेंट्रिकल जब पूरा डायस्टोलिक पीरियड में यानी कि पूरा रिलैक्सिंग स्टेट में होता है तब इसमें कितना ब्लड आ जाता है, तब इसके अंदर कितना ब्लड होता है। जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल के दो ही फेज में रह सकता है, तो कॉन्ट्रैक्शन फेज में या रिलैक्सेशन फेज। तो रिलैक्सेशन फेज में होता है तभी तो राइट एट्रियम से इसमें राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। तो कितना टोटल ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है उसकी वैल्यू हमारी होती है 120 ml। तो क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल आफ्टर द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच ventricle after ventricular तो क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट, जो वेंट्रिकल के डायस्टोल करने के बाद, रिलैक्स करने के बाद जो टोटल ब्लड वेंट्रिकल में होता है उसको हम कहते हैं EDV, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिसकी क्वांटिटी कितनी होती है 120 ml। अब देखेंगे हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड मतलब बाद में, सिस्टोलिक मतलब सिस्टोल होने के बाद में जो ब्लड बचता है उसी को हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। यानी किसी चैम्बर के वेंट्रिकल के सिस्टोलिक होने के बाद, सिस्टोलिक यानी पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उसके बाद वेंट्रिकल में कितना ब्लड बचता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 50 ml। तो क्या कहेंगे हम, तो क्या होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इसकी वैल्यू होती है 50 ml होती है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जो ब्लड वेंट्रिकल के सिस्टोल के बाद जो हर वेंट्रिकल में बचता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो 120 ml ब्लड आया था, तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के बाद कुछ ब्लड इसमें चला जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, या ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एओर्टा में चले जाएगा, तो उसके बाद इसमें ब्लड कितना बचा उसी को हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 50 ml। अब हमारा आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि द वॉल्यूम
दैट इज पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल इन ईच वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल एक बार सिस्टोल करने पर कितना ब्लड पल्मोनरी ट्रंक या अयोर्टा में पहुंचाता है। तो हर मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन में अगर 120 ml ब्लड इसमें आता है और कॉन्ट्रैक्शन के बाद 750 ml इसमें बचता है, तो कितना ब्लड पहुंचाया होगा 70 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है हमारा 70 ml। The volume of blood pumped by each ventricle in ventricular systole। तो ये हमारा हो गया कुछ नॉर्मल सी चीज़ें। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।